नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूँ, यह नोट्स मेरे द्वारा हस्तलिखित हैं। यह नोट्स मेरे द्वारा 16 सितंबर 2024 को बनाए गए थे। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज 6 मई 2026 है। मैं इन नोट्सों को मॉडिफाई कर कर था आर्थिक समस्या बजट के अनुसार इनको जो है परिवर्तन करते हुए आपको जो है वर्तमान समय के अनुसार इनको जो प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। पहला जो सिलेबस का जो पार्ट है वह है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम जिलों का गठन। राजस्थान में जो 33 जिले के बाद 41 जिले किस प्रकार से हुए, उनको हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे राजस्थान में संभागीय जो है व्यवस्था का जब पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की थी, किसने बंद की थी। 7 के बाद 10 हो गई, 10 के बाद फिर 7 हो गई, हम इनको भी पढ़ेंगे। चलिए, और फिर वो आकृति, राजस्थान की आकृति किस प्रकार है, ये भी पढ़ेंगे। कि टी एच हेंडेरे ने इसके बारे में क्या कहा था। हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे राजस्थान का। राजस्थान को जो किस प्रकार से जो कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इस प्रकार से हम राजस्थान की जो भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान का जो भौतिक स्थिति है उसके बारे में पहला टॉपिक है, अर्थात पहला पार्ट है। हम अगर इसके संबंध में क्वेश्चन देखते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है। बालू के स्तूपों के मध्य निम्न भूमि को मरहो कहते हैं। दूसरा, बनास बेसिन में उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है। तीसरा, अरावली के दक्षिण पश्चिम में डोरा पर्वत है। चौथा, अरावली के पश्चिम में महान सीमा ग्रंथ है। तो इनमें से अगर हम बात करें सत्य कथन कौन सा है, तो इनमें से 3 कथन सत्य है, 1, 3, 4। और दूसरा नंबर का जो कथन है, बनास बेसिन में उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है, ये कथन गलत है। क्योंकि बनास बेसिन में नहीं, चंबल बेसिन में उत्कात स्थलाकृति था, जो बीहड़ होते हैं, जो घेरा जो गड्ढे होते हैं, वे चंबल नदी द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात चंबल बेसिन में ये उत्खात करती है, अर्थात जो बीहड़ पाई जाती है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे दूसरे पार्ट पर। हमारे जो पार्ट का नाम है वैसा राजस्थान का जो है भौतिक प्रदेश, लेकिन इसमें हमने वो उसको शामिल कर दिया है, जो राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में हम पढ़ते हैं। राजस्थान तीसरा टॉपिक की बात करता है राजस्थान की हम जलवायु देखते हैं। इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक भले क्रमवारी से नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिर राजस्थान की नदियाँ, फिर राजस्थान के जलवायु, इस प्रकार से पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ हमको जो है टॉपिक के सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि हम उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। हम दूसरा टॉपिक हमारा राजस्थान की जलवायु। इसमें पहला जो है मौसम और जलवायु के बारे में बात करेंगे। दूसरा है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा है ऋतुएं कौन कौन सी है। चौथा है जलवायु प्रदेश कितने हैं राजस्थान में सामान्य रूप से, और कोपेन के द्वारा या थोड़ा या थॉरनथुरेट या जो है और भी अन्य लोगों द्वारा कितने बताए गए हैं। हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र। तीसरा पार्ट का नाम है अफवाह तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे नदियाँ एवं झीलें। तो अफवाह तंत्र एवं अफवाह तंत्र क्या है, और जल विभाजक एवं जल ग्रहण क्या है। नदियों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि आंतरिक और अरब सागर की ओर जाने वाली, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली हम पढ़ेंगे। राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे हम कि राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है, कृत्रिम कौन सी है, और मानव द्वारा निर्मित कौन सी है। और हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजनाएं, किसमें कौन कौन से जो झील शामिल है। इसमें जो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें जो राजस्थान की 6 जिलों को शामिल किया गया है। हम आगे पढ़ेंगे इसको विस्तार से। चलिए, हम इसको जो है आपको ट्रिक के माध्यम से भी जो है इसको शॉर्ट करके बताएंगे। चलिए हम और बढ़ लेते हैं आगे, चौथा पार्ट देखते हैं। चलिए हम चौथा पार्ट देख लेते हैं। ये रही, मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। ये जो नोट्स है, ये ग्रेड 3 के लिए जो है बनाए गए थे, लेकिन ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें हम पढ़ेंगे वनस्पति में वन में अंतर। दूसरा, वनस्पति का वर्गीकरण। वन रिपोर्ट जो है हमारी अभी वर्तमान में आई थी राजस्थान की, जो वन 23 को नहीं पढ़ेंगे हम, जो है वन रिपोर्ट 2025 की, हम उसको पढ़ेंगे। हम वन्य जीव एवं जैव विविधता का अगर बात करें हम 5 टॉपिक की, तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, अभ्यारण्य कितने हैं, आकिट निषिद्ध क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, कौन कौन से नए बने हैं, और शुभंकर, प्रत्येक जिले का शुभंकर। राजस्थान में अगर 41 जिले हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में भी 33 जिलों को ही शुभंकर है। हम बाघ संरक्षण परियोजना पढ़ेंगे, राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना चलाई गई है। जैव विविधता अर्थात जिनको संकट किससे किससे है, किससे संकट नहीं है, हमको उसको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम ये के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक मृदा के बारे में। जैसा कि आपको पता है,
मृदा के बारे में पढ़ेंगे तो मृदा के जो संगठक कितने हैं, मृदा अर्थात मृदा कितने तत्वों से मिलकर बनी हुई है, मृदा के परिच्छेदिकाएं, मृदा की अभिक्रियाएं, मृदा किस किस के साथ क्या क्या अभिक्रिया करती है। और हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे, हम वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे, मृदा की समस्याएं अर्थात मृदा में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है। जैसे कि हनुमानगढ़ की ओर हम बात करें तो जो है उसमें जो है मृदा का जो पानी की जो सूखने की कमी अर्थात जो दलदल भूमि अधिक पाई जाती है। हम बात करें पश्चिमी राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में जो है मृदा का जो बहुत ही अंतर पाया जाता है, क्योंकि उससे उधर तो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है और पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार से हम मृदा की समस्या और उनको समाधान भाई विस्तार से पढ़ेंगे। हम अगला टॉपिक 7वां राजस्थान की प्रमुख फसलें। तो इसमें हम राजस्थान की प्रमुख फसलें के बारे में पढ़ेंगे। कृषि फसलों का वर्गीकरण रबी खरीफ मौसम के आधार पर उपयोग के आधार पर हम पढ़ेंगे। कृषि की जलवायु और कृषि जलवायु प्रदेश अर्थात राजस्थान में जो है कृषि के कितने राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेशों में कितने बांटे गया है। जैसे कि मैं बता दूँ राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। चलिए हमारा और बात करते हैं 8वें टॉपिक की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 8वां जो टॉपिक हमारा और 9वां टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। धात्विक खनिज हम पहले पढ़ेंगे। खनिज खनिज कितने प्रकार के होते हैं तो धात्विक अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज में कितने कौन कौन से खनिज आते हैं, अधात्विक में कौन कौन से आते हैं, ऊर्जा खनिज में कितने भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से हम इनको देखेंगे। फिर हमारे ऊर्जा संसाधन अर्थात ऊर्जा का उत्पादन किन किन स्रोतों से होता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, गैर परंपरागत कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ परंपरागत तो जैसे कि हमारे धरती से जो निकलते हैं कोयला, गैस, तेल। और हम बात करें अगर इस प्रकार से हम बात करें, अगर हम बात करें गैर परंपरागत तो जो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस प्रकार से जो है गैर परंपरागत तरीके हैं ऊर्जा उत्पादन के। हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले आपको मैं जो सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि हमारा इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम परिवहन पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ये रहा दोस्तों परिवहन। हम परिवहन पढ़ेंगे। हम परिवहन में जो टॉपिक है सड़कों की जो लंबाई है वो आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार पढ़ेंगे। और हम पुरानी वाली पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भी देखेंगे कितनी जो है। और जो स्थल जो परिवहन उनको सड़क परिवहन और रेल परिवहन। राजस्थान में मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, राजस्थान में रेल की शुरुआत कब हुई थी, इस प्रकार से हम देखेंगे। वायु परिवहन राजस्थान में है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो है एयरपोर्ट है और कितने जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना चुके हैं। इस प्रकार से हम जो अनेक राजस्थान में कौन कौन सी जो है गैस पाइपलाइन है, मतलब पाइपलाइनों के माध्यम से कौन कौन से चीज़ों का जो है परिवहन होता है उनको बात देखेंगे। हम पर्यटन देखेंगे अर्थात 11वें टॉपिक में हम पर्यटन के बारे में विस्तार से करेंगे। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में कितना विकास है, कौन कौन सी नीतियाँ हैं और कित आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार किस देश में किस देश के लोग सबसे अधिक राजस्थान में आए थे, किस जगह आए थे और घरेलू पर्यटक कहाँ सबसे अधिक आए थे और किस मौसम में आए थे। हम इस प्रकार से जो सब पूरी जानकारी विस्तार से पढ़ेंगे। राजस्थान में कितने जो है सर्किट बन चुके हैं। बजट 2026-27 में कौन से जो है जो है थार सर्किट वो जो है कितने परिपथ की जो सर्किट की जो है विकास की घोषणा की गई है। जैसे कि मैं बता दूँ राजस्थान में जो है थार सर्किट की घोषणा की गई है अभी वर्तमान समय बजट 2026-27 में। हम अगली बात करें तो पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं राजस्थान में, कितने महल है, कितने बावड़िया है, कितने झरोखे हैं, कितने जो है झरने हैं, कितने ऐसे कितने स्मारक है, कितनी हवेलियाँ हैं। बजट 2026-27 में कितनी हवेलियों को जो संरक्षण की बात की गई है। और हम बात करेंगे जनसंख्या। ये साथियों वर्तमान समय जो जनसंख्या की अभी जो है गणना जो साथियों चल रही है। और ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले की जाने वाली है, फिर उसके बाद जो है सामान्य क्षेत्रों में की जाएगी। सबसे पहले जो है घर की वोटिंग की जा रही है ताकि पहले घरों की जो है गणना की जा सके, फिर जो है मनुष्यों की गणना की जाएगी। हम बात करें इसमें हम बात करेंगे कि जो जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंग अनुपात कितना है, एससी का, एसटी का और जो है शिशु लिंग अनुपात अदर हम जो जनगणना में जितने भी जो टॉपिक आते हैं हम सभी को उनको विस्तार से पढ़ेंगे। हम अगली बात करते हैं 14वें टॉपिक की। पढ़ेंगे राजस्थान की जो उद्योग अर्थात राजस्थान में जो प्रथम उद्योग कौन सा है, राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग किसका है और राजस्थान में जो है सबसे बड़ा उद्योग किस प्रबल संभावना कौन सी है कि राजस्थान में सबसे अधिक उद्योग किस क्षेत्र में कौन सा चलेगा। हम देखेंगे कि जैसा कि हम देखेंगे कि कृषि द्वारा कौन कौन से उद्योग चलते हैं, खनिज द्वारा कौन कौन से उद्योग चलते हैं, रसायन द्वारा कौन कौन से उद्योग चलते हैं, इनको सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। हम अगले बात करें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, इनको भी हम पढ़ेंगे। जैसा कि राजस्थान का राज्य खेल, राज्य पशु, राज्य गीत, राज्य नृत्य और राष्ट्रीय और हम बात करेंगे इस प्रकार से और भी जो है बात करेंगे। हम आगे बात करते हैं
अगले टॉपिक की। तो साथियों ये जो हमारे प्रमुख जो है टॉपिक हो चुके हैं, इनके बारे में जो हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनके अलावा और हम भी जो राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं के बारे में जैसे कि राजरिको, रूड़ा और राजफेड, कॉनफेड और एसफिनफेड जैसी अनेक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। जैसा कि सिलेबस के अनुसार जो हमारे 10 मिनट हो चुकी है हमारे सिलेबस को डिस्कशन करने में, हम पहले पार्ट की ओर विस्तार से चलिए अध्ययन करते हैं। हम इन सिलेबस को जो है कम से कम 10 या 15 मिनट में जो है पढ़ेंगे रेगुलर। और हम आपको प्रत्येक क्षेत्र की यथा जैसे कि पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, राजस्थान जोग्राफी की, ऐसी जो तमाम जो सिलेबस है उसका जो है आपको रेगुलर जो है वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की जो है पहली जो है राजस्थान के पहले टॉपिक से, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ। ये राजस्थान की पहला टॉपिक है भूगोल। हम बात करते हैं तो भूगोल जो शब्द है, जोग्राफी जो शब्द है, मैं आपको लिख देता हूँ। जोग्राफी जो शब्द है वह ग्रीक या यूनानी शब्द है। ग्रीक या यूनानी जो भाषा का जो शब्द है, हम बात करें इसका जो अर्थ साथी वो है पृथ्वी जो है अर्थात गोल है। अगर हम जोग्राफी शब्द को दो भागों में बांटे, अगर हम जो है जोग्राफी शब्द को दो भागों में बांटे, तो एक होगा जियो, दूसरा होगा ग्राफी। अर्थात जियो का अर्थ है पृथ्वी तल, और ग्राफी का अर्थ है अध्ययन, अर्थात पृथ्वी के तल का अध्ययन करना। हम सर्वप्रथम उपयोग जो है इस शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग है वह किसने किया था? तो इराटोस्थनीज ने, जिन्हें व्यवस्थित भूगोल का जो है पिता भी कहते हैं। इन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं। आप सब बोले कि भूगोल का पिता किससे कहते हैं? तो वो कहते हैं साथियों ईके टीएस को। हम बात करें जो राजस्थान, हम बात करें तो परिमंडल चार मंडलों से मिलकर बना हुआ था। परिमंडल जो है 4 मंडलों से मिलकर बना हुआ था। एक होता है जल, एक वायु, एक जो है स्थल, एक होता है जैव मंडल। जैसा कि स्थल, जल, वायु, स्थल, इन 4 मंडलों से मिलकर परिमंडल का निर्माण होता है। हम आगे बात करते हैं इस वीडियो में, तो हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आकृति। चलिए हम यहाँ से पढ़ेंगे शुरू। पृथ्वी की आकृति। तो पृथ्वी की आकृति को किसने क्या किया था और किसने कैसी बताई थी पृथ्वी की आकृति को, हमको उसके बारे में देखते हैं। तो निकोलस जो है कोपरनिकस ने पृथ्वी की जो आकृति है वो गोल अर्थात गेंद का जो समान है, उन्होंने जो है निकोलस ने जो है गोल गेंद के समान बताई थी पृथ्वी की आकृति। जो न्यूटन है उसने जो है नारंगी के समान अर्थात जो है चपटी, अर्थात जो इस प्रकार से जो यूँ दब जाती है उस प्रकार से जो है उसने सर आइजक न्यूटन ने जो है पृथ्वी की आकृति वो नारंगी के समान अर्थात चपटी बताई थी। हम बात करें जॉर्ज हॉर्सले ने जो गुलाब के आकार अर्थात जियोड, गुलाब की तरह बताई थी। गणितज्ञों ने, अगर हम बात करें और जो अनेक गणितज्ञों ने जो है पृथ्वी की आकृति वो लगभग गोलाब अर्थात ग्लोब के समान बताई थी। अर्थात लघु, अगर हम उनका संधि विच्छेद करें लगभग और गोलाब का, तो लघु प्लस अक्ष, गोल प्लस अक्ष अर्थात लगभग गोलाब, इस प्रकार से। हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो रास्ता, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में भूमध्य रेखा जो है, वो जीरो देशांतर पर स्थित होती है। और ये जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में। हम बात करें तो अगर हम बात करती है ध्रुवीय व्यास, अगर जो है ध्रुवीय व्यास कितना होता है, अगर ध्रुवीय व्यास की बात करें तो वो होता है साथियों 12,713 किलोमीटर। हम बात करते हैं अगर भूमध्य रेखीय व्यास, तो वो साथियों 12,756 और 12,713 किलोमीटर होता है। अगर हम इनका अंतर बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान का जो लंबाई, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई का जो अंतर है साथियों वो 43 किलोमीटर है। उसी प्रकार पृथ्वी की जो हम बात करते हैं भूमध्य रेखा व्यास और ध्रुवीय व्यास का जो अंतर है वो भी साथियों कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है। हम बात करते हैं तो इसमें जो है पृथ्वी पर जो है एक जो है चुंबकीय जो है, अगर हम बात करें चुंबकीय सुई की, तो चुंबकीय जो सुई है वो हमेशा जो है उत्तर दिशा की ओर इंगित होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कोई बात जैसी जानकारी खास नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों, हम यहाँ से पढ़ेंगे पहले। चलिए हम कुछ थोड़ा बहुत इस पन्ने को और पढ़ लेते हैं, फिर अगली वीडियो में उसको और पढ़ेंगे। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। आदिमानव का जन्म
अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। आदि मानव को जो जन्म है वो अफ्रीका में हुआ था। आदि मानव ने जो मानव का प्रारंभिक जो जीवन था वो कैसा था, आपसे पूछ रहे थे, वो घुमक प्रवृत्ति का था। भोजन और पानी की तलाश में विभिन्न क्षेत्रों में घूमता पड़ता था मनुष्य को प्राचीन समय में। मानव का सबसे प्राचीन क्रियाकलाप कौन सा था, आपसे पूछ ले कि मानव का सबसे प्राचीन क्रियाकलाप कौन सा है, तो आपको पहले पूछ ले संग्रह, दूसरा आखेट, तीसरा पशुचारण, चौथा है कृषि। क्रम से पूछ ले आपको तो संग्रह सबसे पहले जो इकट्ठा किया था, फिर उनको जो आखेट किया था, फिर पशुचारण करने लगा, पशुचारण से फिर उसको कृषि करने लगा था। स्थायीकरण धीरे धीरे मानव की जो है विकास में होने लगा। किस कृषि क्रियाकलाप से, देखो देखिए कृषि जो है उसके कला क्रियाकलाप से मानव के जीवन में स्थायित्व आया। आपसे पूछ ले कि मानव के जीवन में स्थायित्व किस क्रियाकलाप से आया, ऑप्शन देते हैं संग्रह, आखेट, पशुचारण, कृषि, तो आपको जवाब देना है कृषि। अगला प्रश्न, मानव ने दिशाओं के निर्धारण के लिए ध्रुव तारे को आधार बनाया, क्योंकि ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। यह सप्तऋषि तारामंडल के निकट होता है। इसकी पहचान है, यह सप्तऋषि तारामंडल के पास होता है और सबसे अधिक चमकता है और यह हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है कच्चा चित्र, ये देखिए इस प्रकार से जो वो ध्रुव तारा जो है आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब साथियों उनकी जो है दिशाओं की। हम बात करेंगे अब दिशाओं की। ये हमारा जो है पृथ्वी हो गई ये साथियों। हम इस प्रकार से कुछ अगर भागों में बांट देते हैं इस प्रकार से दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। हमारा जो होता है राइट हैंड, ये हमारा पूर्व होता है साथियों। तो ये हमारा जो अगर मैं सामने बैठा हूँ मेरे सामने साथियों, तो ये मेरा जो पूर्व हो चुका है। अगर मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है साथियों, ये मेरा जो है ये जो है पश्चिम हो जाएगा। तो ये मेरा जो पश्चिम हो चुका है। अब साथियों दिशान की बात आती है। अब ये दो दिशाओं के योग, इनको दो दिशाओं को जो बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है साथियों, कहलाती है ईशान। ईशान कौन, जिसे हम साथियों उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं या ईशान कौन भी कह सकते हैं या ईशान दिशा भी कह सकते हैं। इनके साथ ये दिशा जो को क्या कहलाती है साथियों, ये कहलाती है आग्नेय। ये कहलाती है आग्नेय अर्थात दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। हम बात करेंगे साथियों ये, तो ये कहलाती है साथियों नैऋत्य, 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 दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इनके बीच की दूरी साथियों ये कहलाती है वायव्य, वायव्य अर्थात उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये वायव्य कहलाती है। ये साथियों हमारी जो है 8 दिशाएं हो चुकी है और 2 दिशाएं और होती है साथियों। एक तो होती है ऊपर, जैसे हम कहते हैं ऊर्ध्व, ऊपर की जो होती है ऊपर की ऊर्ध्व, और नीचे की जो होती है उसे कहते हैं अधर, 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 नीचे की जो कहते हैं अधर। ये साथियों संस्कृत शब्द है अधर, और ऊर्ध्व जो है संस्कृत शब्द है। तो हमने साथियों जो है 10 दिशाओं को देख लिया है। चलिए, और जैसा कि आपको दिखा होगा कि ध्रुव जो तारा है साथियों वो उत्तर की दिशा की ओर है, ना कि ये इधर भी नहीं है, पूर्व भी नहीं है, पश्चिम नहीं है, दक्षिण भी नहीं है, बल्कि ये उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा हमारा बना हुआ है। अब चलिए और देख लेते हैं, नहीं तो हम वीडियो को जब समाप्त करेंगे हम अगली वीडियो में जो इसको शुरू करेंगे। चलिए, अब साथ ही यहाँ से जो है हमारा जो है प्रकरण जो है वो चालू होगा। तो हम सोच रहे हैं कि इसको जो है अगली वीडियो से प्रारंभ करते। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।